बरसों बाद भी उस पुराने घर की टूटी खिड़कियों से कभी कभी ऐसी धीमी आवाजें आती थी, जैसे कोई अब भी रात के सन्नाटे में किसी का नाम लेकर पुकारता हो। और अजीब बात यह थी कि गांव वाले कहते थे वो आवाज बिल्कुल दादी जैसी लगती थी। गांव के आखिरी छोर पर बना वो पुराना घर अब लगभग आधा झुक चुका था। उसकी दीवारों पर चूने की परत जगह जगह से उतर चुकी थी और लकड़ी का मुख्य दरवाजा हर हवा के झोंके में धीरे धीरे कराहता था, जैसे किसी बूढ़े इंसान की थकी हुई सांसें हों। बरसात की नमी हमेशा उस घर के अंदर बसी रहती थी और शाम होते ही आंगन में पड़ा पुराना नीम का पेड़ लंबी परछाइयां फैलाने लगता था। उसी घर में कभी आरव बचपन में रहा करता था, वही छोटा सा लड़का जो हर रात दादी की गोद में सिर रखकर कहानियां सुनते सुनते सो जाया करता था। लेकिन अब ना दादी थी, ना वो हंसी, ना वैसी रातें। शहर की भागदौड़ ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, और शायद सबसे ज्यादा उसकी अपनी मासूमियत। वर्षों बाद जब पिता की मृत्यु के बाद उसे गांव लौटना पड़ा, तो बस अड्डे से उतरते ही उसे सबसे पहले वही घर दिखाई दिया। दूर से ही टूटी हुई छत पर बैठे कौवे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पुराने राज के गवाह हों। हवा में मिट्टी और भीगे लकड़ी की मिलीजुली खुशबू थी, बिल्कुल वैसी जैसी बचपन की बरसाती शामों में हुआ करती थी। आरव धीरे धीरे पगडंडी पर चलता हुआ घर तक पहुंचा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ कोई पुरानी याद उसके पैरों से लिपटती जा रही हो। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हाथ बढ़ाया तो लकड़ी पर जमी धूल उसकी उंगलियों में लग गई, और तभी अचानक हवा के साथ अंदर कहीं कोई पुरानी घंटी हिली। उसकी आवाज सुनते ही आरव के भीतर कुछ कांप गया, क्योंकि यही वही छोटी पीतल की घंटी थी जिसे दादी हर शाम पूजा के बाद बजाया करती थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टूटी खिड़की से आती हल्की शाम की रोशनी कमरे में तैरती धूल को ऐसे चमका रही थी जैसे हवा में कोई भूली हुई याद तैर रही हो। सामने वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर दादी घंटों बैठकर स्वेटर बुना करती थी। कुर्सी अब भी हल्की हल्की हिल रही थी, जबकि कमरे में कोई नहीं था। आरव कुछ पल वही खड़ा रहा। उसका गला सूख गया था। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक पुराना डर धीरे धीरे जागने लगा था। उसने बैग नीचे रखा और पूरे घर में नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुराने फोटो टेढ़े लटके थे। एक कोने में मिट्टी से ढका टूटा हुआ दिया पड़ा था, और दादी का कमरा अब भी वैसा ही बंद था जैसा उनकी मौत वाले दिन छोड़ दिया गया था। गांव वालों ने कई बार कहा था कि उस कमरे को मत खोलना, लेकिन किसी ने वजह कभी साफ नहीं बताई। आरव हमेशा इन बातों पर हंस देता था, मगर उस शाम ना जाने क्यों उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदों की आवाज टीन की छत पर धीरे धीरे फैल रही थी, और पूरा घर उस आवाज में डूबता जा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया हो। आरव। उसकी सांस रुक गई। आवाज बिल्कुल पास से आई थी, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई, और उसी पुराने अपनापन से भरी हुई जैसी दादी की आवाज हुआ करती थी। वो झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ आधा खुला गलियारा, और उसके आखिर में दादी के कमरे का पुराना दरवाजा। कुछ पल तक वो खुद को समझाता रहा कि ये उसका वहम है, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ। इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? आरव की आंखों में अचानक पानी भर आया। बरसों पहले जब वो शहर जाने के लिए निकला था, तब दादी ने ठीक यही बात कही थी, लेकिन उस दिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। उसे जल्दी थी, सपनों की, नौकरी की, बड़ी दुनिया की, और शायद उसी जल्दी में वो दादी के आखिरी दिनों में उनके पास कभी लौटकर नहीं आया। गांव से कई बार फोन आए,
मगर उसने हमेशा काम का बहाना बना दिया। फिर एक सुबह बस एक खबर आई थी, दादी चली गई। और उस दिन पहली बार शहर का उसका बड़ा सा फ्लैट उसे किसी खाली डिब्बे जैसा लगा था। अब इतने साल बाद उसी घर में खड़े होकर उसे महसूस हो रहा था जैसे दीवारों में उसकी सारी अनकही बातें अब भी फंसी हुई हों। वो धीरे धीरे गलियारे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमराती थी, जैसे घर उसके लौटने की खबर पूरे सन्नाटे को दे रहा हो। दादी के कमरे के पास पहुंचकर उसने देखा, दरवाजे के नीचे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा, क्योंकि इस घर में बिजली कई साल पहले कट चुकी थी। बारिश और तेज हो गई थी। हवा अब टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और कहीं दूर कोई पुराना दरवाजा बार बार टकरा रहा था। आरव ने कांपते हाथों से दादी के कमरे का हैंडल पकड़ा और जैसे ही उसने उसे धीरे से घुमाया, अंदर से अचानक वही पुरानी लोरी सुनाई देने लगी। वही लोरी जिसे सुनते सुनते वो बचपन में हर रात सो जाया करता था। और उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद कुछ रिश्ते मरने के बाद भी घर नहीं छोड़ते। उस रात उस बंद कमरे के अंदर जलती हुई हल्की पीली रोशनी कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने बरसों पुराने अंधेरे में अब भी एक छोटी सी उम्मीद छुपाकर रख छोड़ी हो। और आरव का दिल पहली बार डर से ज्यादा पछतावे से कांप रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला तो पुराने लोहे की कुंडी से वही जानी पहचानी कराहती आवाज निकली और उसके साथ ही हल्दी, मिट्टी और सरसों के तेल की मिलीजुली खुशबू हवा में फैल गई। कमरे के अंदर सब कुछ लगभग वैसा ही था जैसा बचपन में हुआ करता था। दीवार के पास रखा पुराना लकड़ी का पलंग, उसके ऊपर सफेद धुंधली चादर, कोने में रखा पीतल का दिया जिसमें धीमी लौ अब भी जल रही थी, और खिड़की के पास वही पुरानी सिलाई मशीन जिस पर दादी शाम को बैठकर पुराने कपड़े ठीक किया करती थी। बारिश की बूंदें टूटी खिड़की से आती हवा के साथ कमरे में हल्की नमी घोल रही थी और उस नमी में उड़ती धूल ऐसी चमक रही थी जैसे छोटे छोटे अधूरे पल अब भी इस कमरे में तैर रहे हों। आरव धीरे धीरे अंदर आया। उसके कदम इतने धीमे थे जैसे उसे डर हो कि कहीं आवाज करने से ये सब गायब ना हो जाए। उसकी नजर अचानक पलंग के पास रखी एक पुरानी चप्पल पर पड़ी, वही नीली चप्पल जिसकी टूटी हुई पट्टी को दादी हमेशा सुई धागे से बांध लिया करती थी। उसे याद आया, एक बार उसने शहर से नई चप्पल लाकर देने का वादा किया था, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसके सीने में हल्का दर्द उठा। बाहर हवा और तेज हो गई थी। नीम के पत्तों की सरसराहट पूरे घर में गूंज रही थी और उसी आवाज के बीच उसे फिर वही धीमी लोरी सुनाई दी। इस बार आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। आरव ने धीरे से उधर देखा। वहां पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसके शीशे पर महीनों की धूल जमी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि शीशे के बीचों बीच किसी ने उंगली से एक छोटा सा गोल निशान बनाया हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में धूल हटाकर बाहर देखने की कोशिश की हो। आरव का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे अलमारी के पास जाकर हाथ रखा। लकड़ी ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे बरसों की चुप्पी उसमें जम गई हो। अलमारी खोलते ही ऊपर से एक सूखा गुलाब नीचे गिरा। उसका रंग लगभग मिट चुका था, लेकिन उसकी खुशबू में अब भी कुछ ऐसा था जिसने आरव को सीधे बचपन में पहुंचा दिया। दादी हर रविवार मंदिर से लौटते वक्त उसके लिए गुलाब लाया करती थी और कहती थी कि सूखे फूल भी यादों की तरह कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। आरव ने कांपते हाथों से वो फूल उठाया। उसके नीचे एक पुराना डिब्बा रखा था, लकड़ी का छोटा सा डिब्बा जिस पर धुंधली स्याही से उसका नाम लिखा था। आरव, उसका दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर छोटी छोटी चीजें रखी थी, बचपन की कंचे, टूटी हुई सीटी, एक छोटा लाल खिलौना ट्रक और नीचे तह करके रखा हुआ एक पत्र। वही पत्र देखकर उसकी सांस अटक गई।
कागज पीला पड़ चुका था, किनारे हल्के फटे हुए थे। उसने धीरे धीरे उसे खोला। बाहर बारिश अब और गहरी हो चुकी थी। घर के अंदर बस दिए की लौ कांप रही थी। पत्र में दादी की लिखावट थी, थोड़ी टेढ़मेढ़ी, लेकिन बिल्कुल पहचान में आने वाली। अगर तू ये पढ़ रहा है बेटा, तो शायद मैं अब इस घर में नहीं हूं। मुझे पता है शहर की जिंदगी बहुत तेज होती है। वहां लोग अक्सर अपने ही दिल की आवाज सुनना भूल जाते हैं। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। बस एक बात का डर था कि कहीं तू खुद को ही ना खो दे। ये पढ़ते ही आरव की आंखें भर आई। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने आगे पढ़ा, जब भी बहुत थक जाए, इस घर लौट आना। यहां तेरे बचपन की हंसी अब भी रखी है। मैंने तेरे कमरे की खिड़की कभी बंद नहीं की, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था एक दिन तू जरूर लौटेगा। बाहर अचानक बिजली चमकी। कुछ पल के लिए पूरा कमरा उजाले में डूब गया, और उसी पल आरव ने देखा, पलंग के किनारे कोई बैठा था। सफेद धुंधली आकृति, बिल्कुल शांत, सिर थोड़ा झुका हुआ, जैसे कोई बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा हो। उसकी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल बिजली चली गई और कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दिए की लौ बाकी थी। आरव वही जमीन पर बैठ गया। उसके भीतर बरसों से जमा कठोरता धीरे धीरे टूट रही थी। शहर में उसने सब कुछ पाया था, पैसा, नौकरी, बड़ी इमारतें, लेकिन ना जाने कब वो अपने ही लोगों से दूर होता चला गया। उसे याद आया कैसे दादी हर त्योहार पर फोन करती थी, और वो हमेशा कहता था, अभी काम है दादी, बाद में बात करता हूं। लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। कमरे की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी, टिक टिक टिक, जबकि उसकी सुइयां बरसों से रुकी हुई थी। आरव ने धीरे से सिर उठाया। घड़ी ठीक वही समय दिखा रही थी, रात के 9:20। वही समय जब दादी की आखिरी सांस चली थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी खिड़की के पास रखी पुरानी पर्दे हल्के से हिले, और हवा के साथ बहुत धीमी आवाज आई, खाना खाया तूने? बस इतना सुनते ही आरव फूटकर रो पड़ा, क्योंकि बचपन से लेकर आखिरी फोन कॉल तक दादी हर बातचीत की शुरुआत इसी सवाल से किया करती थी। और उस रात, बरसों बाद, उसे पहली बार लगा कि शायद कुछ आवाजें सचमुच कभी नहीं मरती। वो बस पुराने घरों की दीवारों में धीरे धीरे सांस लेती रहती है। उस रात जब पुरानी घड़ी फिर से चलने लगी थी, तब ऐसा लगा जैसे उस घर ने अपने भीतर दबा हुआ समय धीरे धीरे दोबारा खोलना शुरू कर दिया हो। और हर टिक टिक के साथ कोई पुरानी याद आरव के दिल के और करीब आती जा रही थी। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। छत से टपकती बूंदों की आवाज पूरे घर में फैल रही थी, और दादी के कमरे में रखा छोटा सा दिया अब भी कांपती लौ के साथ जल रहा था। आरव जमीन पर बैठा था, हाथ में वही पुराना खत, और आंखों में बरसों से जमा हुआ वो खालीपन जो शायद आज पहली बार टूटने लगा था। कमरे की हवा अजीब तरह से शांत थी, जैसे घर खुद उसकी हर सांस सुन रहा हो। बाहर कहीं दूर कोई कुत्ता धीरे से भौंका। फिर सब कुछ फिर से चुप हो गया। आरव ने धीरे धीरे कमरे में नजर दौड़ाई। दीवार के कोने में एक लंबी दरार थी। बचपन में वो अक्सर उस दरार को देखकर डर जाया करता था, और दादी हंसते हुए कहती थी कि पुराने घर भी इंसानों की तरह उम्र के साथ थोड़ा टूट जाते हैं, लेकिन अगर उनमें प्यार बचा रहे तो वो कभी पूरी तरह बिखरते नहीं। उसी दरार के नीचे एक छोटी लकड़ी की मेज रखी थी, और मेज पर धूल से ढका हुआ पुराना रेडियो पड़ा था। अचानक बिना किसी वजह के उस रेडियो से हल्की खरखराहट की आवाज आने लगी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर रेडियो को छुआ, और तभी बहुत धीमी आवाज में पुराना गीत बजने लगा। वही गीत जिसे दादी हर रविवार सुबह सुना करती थी, जब वो आंगन में तुलसी को पानी देती थी। आरव की आंखें अपने आप बंद हो गई।
उसे लगा जैसे वो फिर से छोटा बच्चा बन गया है, जैसे अभी दादी रसोई से आवाज देंगी और गरम रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सामने बस खाली कमरा था, टूटी हुई दीवारें और अकेलापन। उसके सीने में एक भारी दर्द धीरे धीरे उतरता गया। उसने खुद से पहली बार स्वीकार किया कि उसने सिर्फ दादी को नहीं खोया था, उसने अपना घर खो दिया था, अपनी जड़ें, अपनी वो जिंदगी जहां छोटी छोटी चीजों में भी सुकून हुआ करता था। शहर ने उसे इतना व्यस्त कर दिया था कि वो भूल गया था कि कभी शामें सिर्फ चाय की भाप और अपने लोगों की आवाजों से भी खूबसूरत लगती थी। तभी हवा के हल्के झोंके से कमरे की खिड़की थोड़ा और खुल गई। बाहर बारिश के बाद की मिट्टी चमक रही थी और नीम के पत्तों से पानी की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थी। उसी पल आरव की नजर खिड़की के पास रखी एक छोटी टोकरी पर पड़ी। उसने पहले उसे ध्यान से नहीं देखा था। टोकरी के अंदर रंग बिरंगे ऊन के गोले रखे थे और उनके बीच अधूरा बुना हुआ छोटा स्वेटर पड़ा था। आरव के हाथ कांप गए। दादी उसके बचपन में हर सर्दी में उसके लिए स्वेटर बुना करती थी, लेकिन यह स्वेटर बहुत छोटा था, जैसे किसी बच्चे के लिए बनाया जा रहा हो। उसने धीरे से उसे उठाया। ऊन अब भी नरम था, जैसे किसी ने कुछ दिन पहले ही उसे छुआ हो। तभी उसके मन में अचानक पिता की कही हुई एक बात गूंज गई। दादी अपनी मौत से पहले अक्सर कहती थी कि वो अपने आने वाले मेहमान के लिए कुछ तैयार कर रही है। तब सबको लगता था कि उम्र की वजह से वो उलझी हुई बातें करती है, लेकिन अब आरव को याद आया, कुछ महीनों पहले उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि वो पिता बनने वाला है। उस दिन भी वो ऑफिस मीटिंग में इतना उलझा हुआ था कि बस हल्का सा मुस्कुराकर रह गया था। शायद दादी को उसके आने वाले बच्चे की खबर पहले ही महसूस हो गई थी। उसके भीतर अचानक एक गर्माहट सी फैल गई। इतने सालों बाद पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी अभी पूरी तरह खाली नहीं हुई है। कमरे की हवा अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी। बाहर बादलों के पीछे से हल्की चांदनी उतरने लगी थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे एक छोटे आईने पर पड़ी। आईने का शीशा धुंधला था, लेकिन उसमें उसे कुछ पल के लिए अपने पीछे सफेद साड़ी में खड़ी एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। आरव पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और दिए की कांपती लौ। उसके होंठ हल्के कांपे। दादी। कमरे में फिर वही नरम खामोशी फैल गई, लेकिन इस बार वो खामोशी डरावनी नहीं थी। उसमें अजीब सी अपनापन भरी गर्मी थी, जैसे कोई कह रहा हो कि देर से लौटने वालों के लिए भी घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आरव धीरे धीरे पलंग के पास बैठ गया। उसने सिर दीवार से टिकाया और बरसों बाद खुद को रोने दिया, बिना आवाज के, बिल्कुल चुपचाप। उसकी आंखों के सामने बचपन की छोटी छोटी तस्वीरें तैरने लगी। दादी का शाम को आंगन बहारना, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकना, बिजली जाने पर लालटेन जलाना और रात को उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहानियां सुनाना। उसे एहसास हुआ कि इंसान जब अपने घर से बहुत दूर चला जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर की शांति खोती है। तभी अचानक बाहर आंगन में पड़ी पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी चरमराहट रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। आरव उठकर खिड़की तक आया। हवा अब बिल्कुल धीमी थी, फिर भी कुर्सी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। और तभी उसे बहुत हल्की, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। सुबह होने वाली है बेटा। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश के बाद बादल थोड़ा हट चुके थे और दूर पूरब की तरफ हल्की सफेदी उभरने लगी थी। बरसों बाद उस पुराने घर में पहली सुबह उतरने वाली थी, लेकिन आरव के दिल में अब भी एक सवाल धीरे धीरे जाग रहा था। दादी ने आखिर उस कमरे को मरने से पहले बंद क्यों कर दिया था? और वो कौन सा राज था जो अब तक इस घर की दीवारों में छुपा हुआ था? सुबह की पहली हल्की रोशनी
जब उस पुराने घर की टूटी दीवारों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे बरसों से बंद कोई याद धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही हो। और रात भर की खामोशी अब किसी अधूरे सच को बाहर लाने वाली हो। आरव खिड़की के पास काफी देर तक खड़ा रहा। बारिश के बाद की मिट्टी से उठती ठंडी खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। नीम के पत्तों से पानी अब भी टपक रहा था और दूर कहीं मुर्गे की बहुत हल्की आवाज सुनाई देने लगी थी। गांव में सुबह हमेशा धीरे उतरती थी, बिल्कुल दादी की आवाज की तरह, शहर की तरह शोर से नहीं, बल्कि मिट्टी, हवा और चूल्हों के धुएं की नरम परतों में। आरव ने गहरी सांस ली। रात भर जागने के बाद भी उसके भीतर अजीब सी शांति थी, जैसे बहुत दिनों बाद उसका दिल किसी अपने के पास बैठा हो। लेकिन उसी शांति के नीचे एक सवाल लगातार धड़क रहा था। आखिर दादी उस कमरे को हमेशा बंद क्यों रखती थी? उसने धीरे धीरे कमरे में नजर दौड़ाई। सुबह की हल्की धूप टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी और हवा में उड़ती धूल अब सुनहरी दिखने लगी थी। तभी उसकी नजर पलंग के नीचे रखे पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। रात के अंधेरे में उसने उसे देखा ही नहीं था। संदूक पर जंग लगी थी और उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा आधा गिरा हुआ था। आरव नीचे झुका। ताला पहले से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बहुत पहले खोलने की कोशिश की हो। उसने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ पीले फोटो, एक ऊनी शॉल और नीचे लकड़ी का छोटा डिब्बा रखा था। वही हल्की चंदन की खुशबू फिर हवा में फैल गई। आरव ने डिब्बा बाहर निकाला। उसके ऊपर दादी की लिखावट में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सुबह के लिए। उसके हाथ फिर कांप गए। उसने डिब्बा खोला। अंदर छोटी सी चांदी की पायल, एक पुरानी बच्चों की कहानी की किताब और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। कागज खोलते ही उसके अंदर से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में दादी थी और उनके पास लगभग 10 साल का एक छोटा लड़का खड़ा था। लेकिन वो आरव नहीं था। आरव की सांस रुक गई। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। लड़के की मुस्कान बहुत परिचित थी, लेकिन चेहरा अनजान। पीछे तस्वीर पर धुंधली स्याही से लिखा था, मेरा सूरज। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से खत खोला। दादी की लिखावट पहले से ज्यादा कांपती हुई थी। अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं बचा। तेरे पैदा होने से पहले मेरा एक बेटा था, छोटा सा, बहुत हंसमुख। लेकिन एक बरसाती रात वो इस घर के पीछे वाले तालाब में डूब गया। उस दिन के बाद इस घर की आवाज बदल गई। तेरे दादा कभी उस दुख से बाहर नहीं आ पाए और मैं हर रात उस बच्चे की हंसी ढूंढती रही। आरव की आंखें फैल गई। पिता ने उसे कभी ये बात नहीं बताई थी। घर में उस बच्चे का कभी जिक्र नहीं हुआ, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसने आगे पढ़ा। फिर तू आया और मुझे लगा भगवान ने मेरी खाली गोद में फिर से धूप रख दी। लेकिन डर कभी गया नहीं। इसीलिए मैं तुझे कभी तालाब के पास नहीं जाने देती थी। मुझे हमेशा लगता था कि कुछ खोए हुए लोग पुराने पानी में अपनी आवाज छोड़ जाते हैं। बाहर हवा अचानक थोड़ी तेज हुई। आंगन में पड़ी सूखी पत्तियां घूमने लगी। आरव के हाथों में पकड़ा खत हल्का कांपा। उसके भीतर कुछ गहराई से टूट रहा था। अब उसे समझ आने लगा था कि दादी की आंखों में हमेशा वो हल्की उदासी क्यों रहती थी, जैसे वो हर खुशी के पीछे किसी पुराने दर्द को छुपाकर जी रही हो। उसे याद आया, बचपन में दादी अक्सर रात को उसके सो जाने के बाद चुपचाप आंगन में बैठी रहती थी। कई बार उसने उन्हें रोते हुए भी देखा था, लेकिन तब वो समझ नहीं पाया था। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी नजर घर के पीछे वाले रास्ते पर गई। वही संकरी पगडंडी जो तालाब तक जाती थी। बरसों पहले दादी ने उस रास्ते पर कांटेदार झाड़ियां लगवा दी थी ताकि कोई बच्चा उधर ना जाए। लेकिन आज सुबह वो रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, जैसे रात भर में किसी ने झाड़ियां हटा दी हों।
आरव का दिल अचानक बहुत बेचैन हो उठा। ना जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि उस तालाब के पास अब भी कुछ उसका इंतजार कर रहा है। तभी पीछे रखी पुरानी सिलाई मशीन अपने आप हल्की सी हिली। उसकी चर-चर की आवाज कमरे में गूंज गई। आरव पलटा। मशीन के पास फर्श पर एक छोटी चाबी पड़ी थी, जो शायद पहले वहां नहीं थी। उसने चाबी उठाई। उसके साथ बंधा धागा बहुत पुराना था और उसमें मिट्टी लगी हुई थी। अचानक उसे याद आया, आंगन के बीचों बीच नीम के पेड़ के नीचे हमेशा मिट्टी थोड़ी उभरी हुई रहती थी। बचपन में जब उसने पूछा था तो दादी ने बस इतना कहा था, कुछ चीजें जमीन के अंदर ही शांत रहती हैं। सुबह की हवा अब थोड़ी गर्म होने लगी थी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन आरव के भीतर एक अजीब सिहरन फैल रही थी। उसे लग रहा था जैसे ये घर उसे धीरे धीरे किसी ऐसे सच तक ले जा रहा है जिसे बरसों से छुपाकर रखा गया था। वो कमरे से बाहर निकला। लकड़ी की फर्श उसके कदमों के नीचे धीरे धीरे कराह रही थी। आंगन में आते ही उसकी नजर सीधे नीम के पेड़ पर गई। पेड़ के नीचे की मिट्टी बाकी जगहों से थोड़ी नई लग रही थी, जैसे कभी वहां कुछ दबाया गया हो। हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। पूरे घर में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा फैल गया कि आरव अपनी धड़कन तक सुन सकता था। और तभी बहुत धीमी, लगभग हवा जैसी आवाज उसके कानों में आई, अब देख भी ले बेटा। उसकी आंखें भर आई। वो आवाज डरावनी नहीं थी, उसमें वही पुरानी थकी हुई ममता थी, जैसे कोई बरसों से एक भारी राज अकेले उठाए बैठा हो और अब आखिरकार उसे किसी अपने के साथ बांटना चाहता हो। आरव धीरे धीरे नीम के पेड़ की तरफ बढ़ा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि कभी कभी पुराने घर सिर्फ यादें नहीं संभालते, वो अधूरे दुख भी अपने आंगन में दबाकर रखते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां शायद एक दिन उन्हें माफ कर सकें। कुछ पुराने दुख ऐसे होते हैं जिन्हें लोग शब्दों में नहीं छुपाते, बल्कि मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, ताकि हर गुजरती सुबह उनके दर्द को थोड़ा थोड़ा शांत करती रहे। आरव धीरे धीरे नीम के पेड़ के पास पहुंचा। सुबह की हल्की धूप अब आंगन में उतर चुकी थी, लेकिन उस पेड़ के नीचे अब भी ठंडी छाया फैली हुई थी। मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसे बरसों पहले किसी ने कांपते हाथों से वहां कुछ दबाया हो। उसके हाथ में अब भी वही छोटी चाबी थी जो दादी के कमरे में मिली थी। हवा बहुत हल्की चल रही थी और नीम के सूखे पत्ते उसके पैरों के पास आकर रुक जा रहे थे, जैसे उसे आगे बढ़ने के लिए धीरे से रास्ता दिखा रहे हों। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसके भीतर डर नहीं था, अब बस एक भारी सी बेचैनी थी। उसने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी नरम थी, जैसे उसे हर साल किसी ने संभाल कर रखा हो। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां किसी लकड़ी की चीज से टकराईं। उसने धीरे धीरे मिट्टी साफ की। वहां एक छोटा सा पुराना बक्सा दबा हुआ था। लकड़ी नमी से काली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके किनारों पर अब भी हल्की नक्काशी दिखाई दे रही थी। आरव का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। ताला बिना आवाज के खुल गया, जैसे बरसों से सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हो। बक्सा खुलते ही मिट्टी और पुराने कागजों की मिलीजुली खुशबू हवा में फैल गई। अंदर एक छोटी ऊनी टोपी रखी थी, बच्चों वाली। उसके पास लकड़ी की छोटी बांसुरी और नीचे तह करके रखा हुआ एक आखिरी खत। खत के ऊपर दादी की लिखावट थी, जिस दिन तू सच जानने लायक हो जाए। आरव की आंखें भर आई। उसने धीरे से खत खोला। मुझे हमेशा डर था कि कहीं मेरा दर्द तेरी जिंदगी पर भी परछाई ना बन जाए। उस रात जब मेरा पहला बेटा तालाब में खो गया, तो मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। वो सिर्फ कुछ पल के लिए मेरी आंखों से ओझल हुआ था, और उसी पल जिंदगी भर का सन्नाटा मेरे हिस्से आ गया। तेरे दादा उस हादसे के बाद धीरे धीरे अंदर से टूटते चले गए, लेकिन मैंने जीना इसलिए जारी रखा क्योंकि मुझे लगता था
कि शायद एक दिन भगवान मुझे फिर से किसी की हंसी सौंपेंगे। फिर तू आया, और सच कहूं बेटा, तूने इस घर को दोबारा सांस दी। खत पढ़ते पढ़ते आरव की सांस भारी हो गई। सुबह की हवा उसके आंसुओं को हल्के से छू रही थी। उसने आगे पढ़ा, अगर कभी तू इस घर लौटे तो खुद को दोष मत देना। जिंदगी लोगों को दूर ले जाती है, लेकिन सच्चा प्यार कभी शिकायत नहीं करता। मैंने आखिरी दिनों में बस यही चाहा था कि तू अपने दिल की थकान लेकर एक बार फिर इस आंगन में बैठे, ताकि ये घर तुझे फिर से थोड़ा हल्का कर सके। आरव ने आंखें बंद कर ली। बरसों का बोझ धीरे धीरे उसके भीतर पिघलने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दादी ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। वो हर उस चीज में थी, इस नीम की छाया में, इस मिट्टी की खुशबू में, उस पुराने कमरे की लोरी में, और शायद उसके अपने भीतर भी। तभी हल्की हवा चली। नीम के पत्तों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ी। उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा हो। बिल्कुल वैसे जैसे दादी उसे बचपन में सुलाते वक्त किया करती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में अब सिर्फ दुख नहीं था, उनमें राहत भी थी। जैसे किसी ने बरसों पुराना अपराधबोध धीरे से उसके कंधों से उतार दिया हो। दूर गांव में सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी। कहीं चूल्हे जल रहे थे, कहीं बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे, और हवा में ताजी रोटियों और गीली मिट्टी की खुशबू घुल गई थी। आरव बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। फिर उसने बक्से के अंदर रखी छोटी बांसुरी उठाई। बचपन में दादी कहा करती थी कि उसके खोए हुए बेटे को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। आरव ने धीरे से उसे होठों तक लाया। पहली आवाज बहुत धीमी निकली, टूटी हुई, लेकिन उसी आवाज के साथ आंगन में अचानक कई गौरैया उतर आई। वो नीम के पेड़ के आसपास फुदकने लगी, जैसे किसी पुराने सन्नाटे में फिर से जीवन लौट आया हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया, शायद बरसों बाद पहली सच्ची मुस्कान। तभी घर के अंदर से हवा के साथ वही धीमी लोरी फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें उदासी कम थी, जैसे कोई आखिरकार चैन से सो पाया हो। आरव उठकर धीरे धीरे आंगन में चला। उसकी नजर दादी की पुरानी झूला कुर्सी पर पड़ी। कुर्सी अब शांत थी, बिल्कुल स्थिर, और ना जाने क्यों उसे लगा कि इंतजार आखिर खत्म हो चुका है। उसने घर की टूटी दीवारों को देखा। अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, उनमें एक अपनापन था, जैसे हर दरार किसी पुराने प्यार की निशानी हो। उसी पल उसके फोन पर पत्नी का संदेश आया, जल्दी लौट आओ, हमारा छोटा सा मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। संदेश पढ़ते ही उसकी आंखें फिर भर आई, लेकिन इस बार उसके होठों पर मुस्कान भी थी। उसे अचानक समझ आया कि जिंदगी सिर्फ खोने का नाम नहीं है। कुछ लोग चले जाते हैं ताकि उनकी दी हुई मोहब्बत हमारे अंदर रह सके और आगे बढ़ती रहे। उसने आखिरी बार नीम के पेड़ की तरफ देखा। हवा बहुत हल्के से चली और उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, अब तू ठीक है बेटा। आरव ने धीरे से सिर झुका दिया। फिर वो घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। सुबह की धूप अब पूरे आंगन में फैल चुकी थी, और बरसों से बंद उस घर की खिड़कियों में पहली बार उजाला भरने लगा था, जैसे किसी पुरानी गलती को आखिरकार माफ कर दिया गया हो, और किसी अकेली आत्मा को आखिर अपना सुकून मिल गया हो। कभी कभी कुछ घर सिर्फ ईंटों और लकड़ी से नहीं बने होते, उनमें उन लोगों की सांसें बची रहती हैं जिन्होंने कभी वहां किसी का इंतजार किया था। और जब इंतजार पूरा हो जाता है तो वही घर फिर से जी उठते हैं। आरव दरवाजे पर कुछ पल रुक गया। सुबह अब पूरी तरह फैल चुकी थी। सूरज की हल्की गर्म रोशनी पुराने आंगन में बिखर रही थी, और बरसों से बंद पड़े उस घर की दीवारें पहली बार इतनी शांत लग रही थी। हवा अब ठंडी नहीं थी, उसमें एक नरम गर्माहट घुल गई थी, जैसे रात भर घर के अंदर जमा हुआ अकेलापन
धीरे धीरे बाहर निकल गया हो। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार दादी के कमरे की तरफ देखा। टूटी खिड़की से आती धूप उस छोटे पीतल के दिए पर पड़ रही थी, और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी लौ अब बुझ चुकी थी। लेकिन उस बुझी हुई लौ में भी एक अजीब सुकून था, जैसे कोई अपनी आखिरी बात कहकर अब चैन से सो गया हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसके भीतर बरसों से जमा अपराध बोध अब पहले जैसा भारी नहीं था। उसने धीरे से घर का मुख्य दरवाजा बंद किया, मगर इस बार उसे ऐसा नहीं लगा कि वो किसी डर या दर्द को पीछे छोड़ रहा है, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो अपने साथ उस घर की बची हुई गर्माहट लेकर जा रहा हो। गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए उसे हर चीज पहले से अलग दिखाई देने लगी। वही पुराने कच्चे रास्ते, वही नीले रंग के छोटे घर, वही चाय की दुकान जहां बूढ़े लोग सुबह अखबार पढ़ते हुए बैठा करते थे। लेकिन आज उन सब में उसे एक धीमी सुंदरता महसूस हो रही थी, जो शहर की तेज जिंदगी में कहीं खो गई थी। रास्ते में उसे पुराने डाकिये काका मिले। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में वही अपनापन। उन्होंने आरव को देखते ही धीमी मुस्कान के साथ कहा, तेरी दादी रोज शाम दरवाजे पर बैठकर यही कहती थी, मेरा बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। ये सुनते ही आरव की आंखें फिर भीग गई। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी का इंतजार करना भी प्यार का सबसे शांत रूप होता है। डाकिये काका ने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये तेरे लिए छोड़ गई थी, अगर तू कभी लौटे तो। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसमें बस एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर में छोटा सा आरव दादी की गोद में सोया हुआ था, और पीछे नीम का वही पेड़ दिखाई दे रहा था। तस्वीर के पीछे दादी ने लिखा था, घर वही होता है जहां लौटने पर दिल धीरे धीरे शांत होने लगे। आरव बहुत देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। फिर उसने उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। दोपहर तक आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। बारिश के बाद की धूप पूरे गांव में चमक रही थी। आरव वापस पुराने घर की तरफ लौटा। इस बार उसके हाथों में बाजार से खरीदी हुई कुछ छोटी चीजें थी। नया ताला, रंग का डिब्बा और एक छोटी पीतल की घंटी। घर के सामने पहुंचकर उसने धीरे से नीम के पेड़ को छुआ। पत्ते हवा में हल्के हल्के हिलने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चुपचाप मुस्कुरा रहा हो। अगले कई घंटे वो घर साफ करता रहा। टूटी खिड़कियों से जाले हटाए, पुराने फर्श पर पानी डाला, दादी की कुर्सी को धूप में रखा और बरसों से बंद पड़े कमरों की खिड़कियां खोल दी। हर खिड़की खुलने के साथ घर के अंदर नई रोशनी भरती गई। शाम होते होते वो पुराना घर पहले जैसा डरावना नहीं रहा। अब उसमें फिर से सांसें थी। थक कर जब वो आंगन में बैठा तो अचानक उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। पास के कुछ छोटे बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा लड़का झूला कुर्सी को देखकर बोला, ये घर अब फिर से खुलेगा क्या? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीमी मुस्कान के साथ बोला, हां, शायद अब ये घर फिर से जिएगा। बच्चे खुश होकर हंसने लगे। उनकी आवाज पूरे आंगन में फैल गई, और उसी पल आरव को एहसास हुआ कि यही तो दादी चाहती थी, कि इस घर में फिर से आवाजें लौट आए। रोटियों की खुशबू, शाम की चाय, बच्चों की हंसी और वो छोटी छोटी बातें जो किसी घर को सिर्फ मकान नहीं रहने देती। रात को उसने आखिरी बार दादी के कमरे में जाकर दिया जलाया। कमरे में अब डर नहीं था, सिर्फ हल्की चंदन की खुशबू और शांति। उसने धीरे से कहा, मैं अब फिर इतनी देर नहीं करूंगा दादी। और ना जाने क्यों उसी पल खिड़की से आती हवा थोड़ी गर्म हो गई, जैसे किसी ने चुपचाप उसकी बात सुन ली हो। अगले दिन सुबह जब वो गांव से वापस शहर जाने लगा तो घर का दरवाजा बंद करते समय उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। उसने तय कर लिया था कि वो इस घर को फिर से बसाएगा, अपने बच्चे को यहां लाएगा, उसे दादी की कहानियां सुनाएगा, उसी नीम के पेड़ के नीचे खेलते हुए देखेगा।
क्योंकि कुछ विरासतें जमीन या पैसों से नहीं बनती, वो बनती है प्यार, इंतजार और माफ कर देने वाली यादों से। बस अड्डे पर पहुंचते ही उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दूर से वो पुराना घर सुबह की धूप में शांत खड़ा था। उसकी टूटी खिड़कियों में अब रोशनी चमक रही थी और हवा में बहुत धीमी, लगभग सुनाई ना देने वाली, वही पुरानी लोरी तैर रही थी। लेकिन इस बार उस लोरी में उदासी नहीं थी, उसमें सुकून था। जैसे किसी दादी की आत्मा आखिरकार ये जान गई हो कि उसका बच्चा घर लौट आया है। अगर इस धीमी कहानी ने आपके दिल में किसी अपने की याद जगा दी हो, तो आज रात उन्हें बस चुपचाप याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग भले चले जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत पुराने घरों की तरह हमेशा हमारा इंतजार करती रहती है।